हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर फ्रिज है और इसमें हम कंप्लीट आपको रिपेयरिंग बताएंगे। अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, या फिर इसमें और कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, यहाँ तक क्या होता है, इसके रिले ओवरलोड होते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको कहना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पता लग जाए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी फ़िलहाल क्या हमने यहाँ पे क्या है, रिले और OLP दोनों लगे हैं और इसका कंप्रेसर जो है हम ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले ये चीज़ नोट कर लें आप। R600A रेफ्रिजरेंट कंपनी क्या होती है, कोई भी कंप्रेसर हो वहाँ पे एक स्टिकर मेंशन करके देती है और वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन होती है। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो R600A रेफ्रिजरेंट है। 230 से 240 AC वोल्ट पे ये कंप्रेसर रन करता है। सारी चीज़ यहाँ पर लिखी होती है और इसको पहले आप देख लें, कभी भी गैस चार्ज करना है कि इसमें कौन सी गैस है। तो यहाँ पे क्या है, R600A गैस है तो जलनशील है। तो यहाँ पे जब R600A गैस आप चार्ज करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ ना रखें यहाँ से आग लगे, तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा OLP है, ओवरलोड है, वहाँ पे कॉमन वायर है और जो हमारी रिले है वहाँ पे हमारा फेस वायर है। तो ये दोनों वायर इसमें लगे हैं। ये लाइन न्यूट्रल पे 220 वोल्ट पे रन करता है। तो इसको मैं ऑन करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो ये जो इसका वायर है हमने यहाँ पर दे दिया। इसके बाद इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ स्विच ऑन करना है। तो इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है। वो क्यों ऑन नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होता है, फिलहाल यहाँ पे क्या है, एम्पेयर वगैरह शो होना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्पेयर वगैरह इसके कितने ये ले रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एम्पेयर वगैरह जो है इसके मतलब बिल्कुल ही एम्पेयर नहीं ले रहा है, 0 है। हमने 20 एम्पेयर पे इसको सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर एम्पेयर वगैरह भी नहीं ले रहा है। तो अगर एम्पेयर नहीं लेता है या कंप्रेसर ऑन नहीं होता तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, इसको जो है ऑफ़ करना है, इसका प्लग टॉप निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मीटर लेना है, मीटर को ऑफ करना है और यहाँ से क्या है, ये जो रिले OLP है इन दोनों को पेंचिस की मदद से या टेस्टर की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो ये निकाल दिया हमने। उसके बाद जो है इसका ओवरलोड जो है इसको भी निकाल देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रिले और ओवरलोड है इन दोनों को हमको चेक करना है डायरेक्ट, बट उससे पहले जो है यहाँ पे इसको चेक करके और उसके बाद जो है हमें कंप्रेसर की वाइंडिंग भी चेक करना है। तो रिले ओवरलोड जब आप चेक करेंगे तो ये कैसे चेक करेंगे, आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को जो है 120 की रेंज पे सेलेक्ट कर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जब ये यहाँ पे वजर का साउंड बजता है, अलार्म का साउंड बजता है, उसी रेंज पे आपको सेट करना है। ये जो आपको देख रहे हैं वजर का साउंड है वहीं पे आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने इसको सेट कर लिया और उसके बाद जो है अलार्म का साउंड देखेंगे तो ये बज रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो मीटर है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना है, ओवरलोड लेना है। ओवरलोड जो है एक नोब यहाँ पर रखनी और एक साइड, तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो ओवरलोड है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अलार्म का साउंड नहीं आता या फिर कोई वैल्यू शो नहीं होती है मीटर में, तो इस कंडीशन में आपको जो OLP है वो ख़राब होता है। फिलहाल अगर अलार्म का साउंड आता है या फिर रेजिस्टेंस कुछ शो होती है, मतलब वैल्यू कुछ शो होती है, तो आपका OLP जो होता है वो ओके होता है। मैं एक रिले ये है, रिले भी चेक करके दिखाता हूँ। तो एक नोब यहाँ पे रखनी और एक इस साइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो है इसका अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी रिले ओके है। मैं दूसरी रिले है एक मेरे पास, ये भी चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यू शो हो रही है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका जो रिले है वो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलार्म का साउंड नहीं आता है, अगर रेजिस्टेंस शो होती है, कुछ वैल्यू शो होती है, तब भी आपकी जो रिले होती है वो ओके होती है। अब अगर आपका रिले जो है, रिले अगर साउंड नहीं कर रही है, मतलब अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है या फिर कोई वैल्यू शो नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में आपकी रिले ख़राब होती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिले ओवरलोड दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि ये कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो कंप्रेसर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, मीटर लेना है, मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना और उसके बाद जो है ये पाइप होते हैं, ये जो पाइप है आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब साफ़ कर लेना है, जिससे कि हम इसकी शॉर्टेज चेक कर लें कि कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है। तो एक नोब इस साइड रखना है और एक यहाँ पर रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाएगा, मीटर जो है आपको पता लग जाएगा, मीटर में मतलब जो है अलार्म का साउंड आ जाएगा। इससे कि आप क्लियर कर सकते हैं। एक नोब यहाँ रखनी है
और एक बॉडी से। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हमने कॉमन देख लिया, रनिंग देख लिया और स्टार्टिंग देख लिया, मतलब तीनों पे कोई साउंड नहीं है। और मीटर हम जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो इसकी जो है मतलब कंप्रेसर की जो बैंडिंग है वो तो फिलहाल शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, मतलब अगर शॉर्ट होता तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाता। तो हम कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको क्लियर करूँगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे ये जो मतलब लाइन न्यूट्रल जो हमारे ऊपर से आते हैं, एक थर्मोस्टेट से जो वायर गुजर के आता है और एक हमारा जो है कॉमन वायर होता है। तो इन दोनों वायर को जो है हम कैसे मतलब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज यहाँ तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उससे पहले फिर उसके बाद मैं आपको कंप्रेसर डायरेक्ट चेक करके दिखाऊंगा। बट यहाँ से क्या है, सबसे पहले हमको वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज के लिए क्या है, आपको मीटर लेना है। मीटर को जो है 450 AC वोल्ट है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, 450 AC वोल्ट है, तो इन वोल्टेज को आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद जो है हम इसका जो प्लग टॉप है मेन वो हम लगाएंगे और उसके बाद दोनों नोब इसमें सेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें इस प्लग टॉप को इसमें लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ऑन कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वोल्टेज शो हो रहे हैं वो लगभग 2 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब AC 2 वोल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपके वोल्टेज कम आते हैं, इस तरीके से हमने क्या है लाइन न्यूट्रल जो है हमने वहाँ पे दे दिया है और यहाँ से क्या है हम कॉमन और फेज वाले वायर पे हमने दोनों नोप लगा दिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वोल्ट शो रहे हैं, AC वोल्ट पे सिलेक्ट है। तो इतने वोल्टेज कम क्यों आ रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ, या फिर वोल्टेज हाफ आते हैं तब वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम एक बार बोर्ड में भी चेक करेंगे, ये जो बोर्ड है बोर्ड में चेक करते हैं। सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं और यहाँ से इसको निकाल देते हैं और उसके बाद ये दोनों नोप हैं तो मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाता हूँ जिससे कि आपको नज़र आ जाए कि वोल्टेज कितने हैं। तो इस मीटर में को आप देखेंगे और यहाँ पे क्या है वोल्टेज, फिलहाल वोल्टेज पे सिलेक्ट है। तो इन दोनों नोब को मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है, इसे ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वोल्टेज हैं 237 AC वोल्ट आ रहे हैं, 238 AC वोल्ट आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो आपका जो है बोर्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर वोल्टेज कम आते हैं, आपने अगर यहाँ पर वोल्टेज चेक किए और वोल्टेज कम आए यहाँ पे, मतलब जो हमारा मेन है यहाँ पे रिले ओवरलोड भी ठीक है, उसके बाद भी अगर हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है और वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या रीज़न होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका थर्मोस्टेट ख़राब होता है तभी ये दिक्कत आती है। तो हम इसको आगे से आपको दिखाते हैं कि आगे फ्रीजर में यहाँ थर्मोस्टेट लगा होता है। तो ये फिलहाल फ्रिज है, फ्रिज वर्लपूल का फ्रिज है, इसको हमें ऑन करना है और उसके बाद जो है इसमें जो स्क्रू लगे होते हैं इनको हमें ओपन कर देना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये पेंच लगे होते हैं इनको आपको निकाल देना है और उसके बाद जो है थर्मोस्टेट इसका जो होता है हम उसको आपको दिखाएंगे कि थर्मोस्टेट जो है इसका ख़राब होता है तब पीछे वोल्टेज कम जाते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लें। तो फिलहाल मैं इसको ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने 2 स्क्रू इसके ओपन कर दिए हैं, उसके बाद 2 ऊपर की साइड लगे इनको भी ओपन कर दिया है। बट उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आपका जो थर्मोस्टेट होता है अगर ऑफ पे होता है तब भी वो क्या करता है, पीछे सप्लाई नहीं पहुँचाता है। तो आप ये भी देख लें कि हमारा थर्मोस्टेट जहाँ है सेलेक्ट है 6 पे, 5 पे, 1 पे, 2 पे, जिस पे भी है, तो ऑफ पे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से आपको बाहर ले लेना है, मतलब जो बॉडी है बॉडी को बाहर ले लेंगे और उसके बाद जो है लॉक निकल जाएंगे सारे। ये लॉक इस तरीके से होते हैं और आपको इसको बाहर निकाल देना है, मतलब जो इसके लॉक है, ये लॉक जो देख रहे हैं आप अंदर की साइड, ये लॉक निकल गए। और उसके बाद जो है आपके जो लॉक लगे होते हैं ऊपर लगे होते हैं, जिससे कि फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र के अंदर लॉक रुके होते हैं, उसी से ये फ्रीज़र रुका होता है, मतलब इसमें बॉक्स में फंस जाता है फ्रीज़र। इस तरीके से आपको निकालना है और उसके बाद जो है थर्मोस्टेट आप देख रहे हैं ये लगा है। ये थर्मोस्टेट होता है मतलब कूलिंग को सेंस करता है। यही जो थर्मोस्टेट होता है कूलिंग को सेंस करता है और अगर ये सेंस नहीं करता है इसी वजह से यहाँ पे ओवर आई जमती है। आपका जो फ्रीज़र होता है उसमें ओवर आई जमना स्टार्ट हो जाती है। ये सेंसर लगा होता है थर्मोस्टेट का। अगर ये थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तब ओवर आई जमती है, या फिर ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है मतलब तो वहाँ पे बैक साइड सप्लाई भी नहीं भेजता है। तो इसको क्या करना है, अभी हमें क्लियर करना है कि इसको अगर ये ख़राब है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर को, ये वाले जो वायर देख रहे हैं आप जो थर्मोस्टेट में लगेंगे, इनको हम आपस में बाईपास कर देंगे और उसके बाद आपको निकाल देना है। इसको बाईपास करके इसके बाद हम बैक साइड सप्लाई देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों जो थिम्बल हैं जो हमने थर्मोस्टेट से निकाले। अच्छा, ये थर्मोस्टेट जो होता है जो वर्क करता है ये फेस पे वर्क करता है, मतलब एक ही वायर पे वर्क करता है। तो इसके अंदर एक स्विच होता है, जब इसमें टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद ये कट कर देता है और इसका थर्मोस्टेट जो मतलब थर्मोस्टेट होता है कंप्रेसर की सप्लाई को कट कर देता है।
तो अगर ये काम नहीं करेगा या फिर सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा तो आपका थर्मास्टेट ख़राब होता है, तब ये दिक्कत आती है। फिर बीच में से वायर कहीं कट होता है तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जो सेकंड वाला वायर है नीचे पहुँचा है आपका रिले पे, तो वो कंप्रेसर को ऑन नहीं करेगा। तो फिलहाल हम अभी क्या है डाइट करते हैं इसको, मतलब इन दोनों वायर को आपस में टच करते हैं थिम्बल को, और उसके बाद जो है पीछे हम सप्लाई देखते हैं कि सप्लाई आ रही नहीं। इस तरीके से आपको बाईपास कर देना है, ठीक है। और इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, अगर आपका थर्मास्टेट ख़राब होगा तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, हमने इसमें जो प्लग टॉप है इसका इसमें दे दिया, और उसके बाद यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब आपको क्या करना है, मीटर लेना है। मीटर को जो है 450 AC वोल्ट है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या है, दोनों नोब लेना है, और दोनों नोब हमें इस तरीके से चेक करना है। मतलब ये जो है इसका थिम्बल जो है जो हम मतलब रिले ओवरलोड पे देते हैं, तो ये जो है हम इस तरीके से लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। मैं थोड़ा ठीक से दिखा दूँ जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसके वोल्टेज एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 236 238 37 इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख लें, कवर कर दी मैंने पूरी, जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो फिलहाल इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 243 वोल्टेज यहाँ पे AC वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सप्लाई नहीं आ रही थी वो आपको क्लियर होगा कि इसका जो थर्मास्टेट था, मतलब थर्मास्टेट ख़राब है, इसी वजह से हमें नीचे सप्लाई नहीं मिल रही। तो अगर नीचे सप्लाई नहीं मिलती है तो आप देख लें कि आपका वायर कट नहीं होना चाहिए। थर्मास्टेट से जो गुजर के वायर आता है तब ये दिक्कत आती है, थर्मास्टेट ख़राब हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्लियर नज़र आ गया कि इस तरीके से हमको चेक करना। अब बात करते हैं कि इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्रेसर भी ऑन नहीं हो रहा था सप्लाई की वजह से। अब इसको चेक करते हैं कंप्रेसर यहाँ पे ऑन हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो है हमने इसका जो यहाँ से थर्मस जो वायर आए हैं 2, तो हमने यहाँ पर दे दिए। ये कॉमन वायर आ गया, ये फेस वायर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या है, हमें ओवरलोड को लगाना है। ध्यान रखना है, आप जब ये काम करेंगे तो आपका जो प्लग टॉप होगा, मतलब जो स्विच होगा वो ऑफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, ओवरलोड लगाना है आपको इधर इस साइड। ओवरलोड जब आपका लग जाएगा उसके बाद आप इस तरीके से इसको अंदर कर सकते हैं, मतलब इसमें अच्छे से पिन में बैठ जाना चाहिए। अगर लूजिंग रहेगी तो वहाँ पे आपका कंप्रेसर बार बार ऑन होगा, ऑफ होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने रिले ओवरलोड लगा दिया है, और उसके बाद जो है इसमें यहाँ पर एम्पेयर लगाते हैं, मतलब एम्पेयर सेट कर देते हैं, जिससे कि फ़िलहाल मैंने अभी जो है 20 पे हमने सेट किया है। और ये जो हमारा वायर है ओवरलोड का, हमने इसमें इसको अटैच कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से ऑन कर रहे हैं, और आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो है कितने एम्पेयर ले रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें इसे ऑन कर देना है। तो मैं ऑन करता हूँ, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्पेयर इसके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, 4 एम्पेयर, 4.56 इस तरीके से यहाँ पर एम्पेयर आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से एम्पेयर आ रहे हैं तो आपका कंप्रेसर में फॉल्ट है, मतलब अंदर से कंप्रेसर की वाइंडिंग में दिक्कत है, तब ये दिक्कत आती है। बट उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर ये इतने एम्पेयर ले रहा है तो आप इसको एक बार डायोड भी चेक करेंगे। मतलब डायोड कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप डायोड कैसे चेक कर सकते हैं, इससे कि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद आप कस्टमर को आउटपुट दें कि आपका कंप्रेसर ख़राब है या क्या दिक्कत है। तो आपने देखा यहाँ पे साउंड आया और इसकी सप्लाई ब्रेक हो गई, ओवरलोड बहुत ज़्यादा हीट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर आ रही है इसकी। एक चीज़ और आप क्लियर कर सकते हैं कि एम्पेयर बहुत ज़्यादा लेगा, बार बार आपका ओवरलोड ट्रिप कर जाएगा, बार बार आपका ओवरलोड कट कर जाएगा, और ओवरलोड ख़राब भी हो जाता है, ये भी दिक्कत आती है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम कंप्रेसर को डायोड चेक करके दिखाते हैं। ओवरलोड जो है बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो मैं इसको जो है आपको क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इतना हीट हो गया कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। तो यहाँ पे इसको लगाना है और इसको लगाना है इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उससे पहले मैंने ये ओवरलोड चेक किया था, अलार्म का साउंड आ रहा था। अभी इसकी सप्लाई बिल्कुल ब्रेक हो गई क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो रेड हो जाता है जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो ये कंप्रेसर को कट कर देता है, ये काम करता है ये। अब इस ओवरलोड को जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले क्या कंप्रेसर हम डायोड चेक करके दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक मेन लीड है जिससे हम कंप्रेसर चेक करते हैं। तो हमने क्या है, ये 2 वायर है, हमें मेन सप्लाई में देना है यहाँ पर इस साइड, ठीक है। इस साइड हम ये दे देंगे बोर्ड में, मतलब ये जो बोर्ड रखा है आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, इसमें हमें दे देना है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 वायर है हमें इस साइड देना है। वो कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, पहले आप ये समझ लो।
पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हमारा कॉमन पॉइंट है, और जो इस साइड है बाहर की साइड है वो हमेशा रनिंग रहता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा रनिंग रहता है, और वो अंदर वाला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा हमेशा स्टार्टिंग ही रहता है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में। तो अगर ये कभी कभी ऐसा होता है, ये वाली जो आप ऊपर वाली देख रहे हैं, ये वाली जो कॉमन वायर है हमारी, कॉमन वाला जो पॉइंट है वो अगर नीचे होता है तो ये तो ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये तो ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये अगर ये वाला वायर है, जो ये वाला पॉइंट है हमारा रनिंग वाला जो पॉइंट रहता है वो हमेशा बाहर रहता है। चाहे ये कॉमन वाला जो वायर है, ये वाला कॉमन वाला जो पॉइंट है नीचे हो या फिर ऊपर हो, बट ये वाला जो होता है रनिंग वाला वो हमेशा बाहर की साइड होता है। जिस तरफ आप बैठे होते हैं, जिस तरफ कंपनी स्टिकर देती है उसी साइड ये रनिंग वाला पॉइंट होता है, और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वो हमेशा अंदर होता है, चाहे ये कॉमन ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो आप इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर जिसमें वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो आपका स्टार्टिंग होता है, जो उसमें उससे कम होती है वो आपका रनिंग होता है, जिसमें सबसे कम होती है वो आपका कॉमन होता है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे, उसको भी आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, ये जो कॉमन है, कॉमन हमें इस साइड दे देना है, और उसके बाद जो हमें ये वाला जो वायर है रनिंग वाला, रनिंग से हमें स्टार्टिंग को शॉर्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छी समझ आ जाए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक वायर जो है हमने कॉमन पे दे दिया है, और दूसरा वाला जो वायर है हमने इसका रनिंग पे दे दिया। और रनिंग से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। मतलब रनिंग से स्टार्टिंग को शॉर्ट करना है इस तरीके से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और उससे पहले क्या है, हम इसको मीटर को भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि कितने वोल्ट पे ये, मतलब कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने एम्पेयर ले रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, हमें 220 वोल्ट यहाँ से देना है, और उसके बाद जो है हमें जब ऑन करेंगे उससे पहले क्या करना है, आपको ये जो है पेंचकस ले लेना है, और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट करके रखना है, ठीक है। अब फिलहाल हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, और उसके बाद जो है हम पूरा कवर करके आपको दिखाते हैं, मतलब इसका जो बोर्ड है और इसकी शॉर्टेज है, और उसके बाद जो है एम्पेयर कितने चल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट करने में एम्पेयर कितने ले रहा है, वो हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। तो मैं पूरा दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ से ऑन करते हैं, उसके बाद आप एम्पेयर देखेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके एम्पेयर जो है, देखें करीब से, इसके एम्पेयर 4.36 इस तरीके से एम्पेयर आ रहा है। तो 100% इसकी जो वाइंडिंग है, इसका जो कंप्रेसर है वो ख़राब है। तो आप डाइट भी चेक कर लें, रिले ओवरलोड से भी चेक कर लें, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो हमने क्या है, आप देख रहे हैं आपके सामने ही है जो कुछ है, इसका कंप्रेसर ख़राब है, और ये कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले आप रिले ओवरलोड चेक कर लें, अगर वो ख़राब होते हैं तो आप उनको रिप्लेस कर दें। उसके बाद आप बेंडिंग चेक कर लें। उसके बाद भी अगर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, रिले ओवरलोड आपने न्यू लगाया, उसके बाद भी अगर एम्पेयर ज़्यादा लेता है तो आपका 100% जो है रिले ओवरलोड, मतलब एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, न्यू लगाया, तो आपको कंप्रेसर में दिक्कत है। तो कंप्रेसर आप डायरेक्ट चेक करें, उसके बाद रिले ओवरलोड निकाल कर उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि 100% कंप्रेसर ख़राब है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर का जो डाइट चेक करने का तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप डाइट कैसे चेक करेंगे। इसमें क्या होता है, 3 लाइनें होती है। पहले आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ले लें, मैंने बोला कि हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताना है। तो इसमें जो होती हैं 3 लाइनें होती हैं। एक हमारी चार्जिंग लाइन होती है, ए वाली, जहाँ से हम चार्ज करते हैं, मतलब गैस चार्ज करते हैं या फिर वैक्यूम करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये सक्शन लाइन होती है। सक्शन क्या होता है, सक करता है, प्रेशर को जो है सक करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। चार्जिंग लाइन क्या होता है, मतलब चार्ज करता है, अपनी तरफ लेता है, ठीक। तो ये दोनों लाइन जो होती हैं, मतलब ये जो होती है चार्जिंग लाइन जिसे बोलते हैं, सक्शन लाइन जिसे बोलते हैं, ये दोनों लाइन आपस में अंदर से अटैच होती हैं। मतलब ये लाइन अगर आप चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, और चार्जिंग लाइन चाहें तो आप सक्शन लाइन को बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम प्रॉपर कूलिंग करेगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं डिस्चार्ज लाइन की। डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, ये मतलब जो गैस होती है उसको आउट करती है, मतलब डिस्चार्ज कर देना किसी भी चीज़ को। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई जो है आपका पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो वो ऐसा होता है कि बाहर निकल गया, तो ऐसे ही ये काम करती है। मतलब ये जो डिस्चार्ज लाइन होती है, इसकी जो गैस होती है इसको ऊपर चलाती है, मतलब डिस्चार्ज लाइन बाहर करती है गैस को, ठीक है। तो गैस जो है इस पाइप से गुजर के ऊपर जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, इसके पाइप से जाती है, फिर उसके बाद जो है कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे सारी गैस आती है, और ये कंडेंसर जितना हीट होता है, अगर आपका कंडेंसर हीट नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है, ये भी और आप क्लियर कर लें। एक तो आप देख लें कि कंडेंसर आपका गंदा नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पे क्या होता है, अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता। और ये जो कंडेंसर होता है, ये बाहर के जो मतलब बाहर की जो एयर होती है, नमी होती है, उसी से ठंडा रहता है, उसी के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका डीप फ्रीज है तो वहाँ पे क्या होता है, फैन लगा होता है इसको हीटिंग को आउट करने के लिए।
बट इसमें क्या होता है, आपका जो कंडेंसर होता है वो बाहर की नमी से ही ठंडा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका आधा हीट हो रहा है आधा हीट नहीं हो रहा है तो 100% आपका जो ये है कंडेंसर है कहीं ना कहीं ब्लॉक है, चोक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है। जैसे ऊपर की लाइन आपकी हीट हो रही है, नीचे की नहीं हो रही, तो आपका ये चोक है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर आपकी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है तब भी ये दिक्कत आती है। अगर आपकी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है तो आपका कैपिलरी ट्यूब जो होता है वो आपका कैपिलरी ट्यूब जो होता है वो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाती है और आइस आना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। या फिर आप वीडियो लिस्ट में प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि पंपिंग कैसे चेक करते हैं कंप्रेसर की। पे जो इसका आप देख रहे हैं फिल्टर लगा होता है, मतलब यहाँ से जो जाल से आती है हमारी जो लाइन होती है उसमें फिल्टर लगा होता है। ये फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर जो होता है इसकी गैस को, जैसे कोई भी यहाँ पे ऑयल वगैरह है या फिर कोई कार्बन है तो इसके अंदर सिलिकॉन नाम की मतलब गोली होती है जो आप पिक में देख रहे हैं, इस तरीके से होती है। तो ये जो होता है फिल्टर गैस को शुद्ध करके फिर आगे भेजता है। आगे जब जाती है तो जैसे यहाँ से जो आता है गैस, जैसे यहाँ से डिस्चार्ज हो उसके बाद ये लिक्विड लाइन मतलब लिक्विड में आती है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है इसमें ये प्रेशर होता है, मतलब फिल्टर जो होता है इसकी गैस को छानता है, एकदम शुद्ध करता है। उसके बाद जो है कैपिलरी ट्यूब में आ जाता है। जो लिक्विड होता है फिर यहाँ से गुजर के जाता है वो आपका वेपर में चेंज होता है, मतलब एयर में चेंज होता है। तो वेपर में जब चेंज होता है उसके बाद जो है इसका जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो आपका फ्रीज़र में गैस को भेजती है, फिर वो ठंडा होता है, फिर उसके बाद जो है सक्शन यहाँ से सक करता है, फिर उसके बाद दोबारा ये रिसाइकल रहता है। इस तरीके से ये काम करता है, मतलब कंटिन्यू इसी जैसे से कूलिंग होती है। अच्छा, तो ये जो है आपका फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नमी को रोकता है और नमी जो होती है मतलब इसमें अंदर ऑयल वगैरह होता है या फिर कार्बन वगैरह होता है उसको रोक लेता है और उसके बाद जो है गैस को शुद्ध करके आगे इस कैपिलरी ट्यूब में भेज देता है। यहाँ पे क्या है 031 कैपिलरी ट्यूब का यूज हुआ है, तो आप 10 फीट जो है 8 से 10 फीट कैपिलरी ट्यूब यूज कर सकते हैं। एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में 200 लीटर या 250 लीटर भी है उसमें भी, तो उसमें क्या है कूलिंग की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। 0.31 ध्यान रखना है आपका। कैपिलरी ट्यूब जो होता है प्रेशर को कम करने के काम में आता है, अगर ये नहीं लगा हो तो आपका कूलिंग नहीं होगा। मेन यही कूलिंग की जड़ है कि इसी से कूलिंग होती है कैपिलरी ट्यूब से। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। क्लियर आप समझ गए, यहाँ से जो मतलब गैस जाती है वो आपकी लिक्विड में, लिक्विड से उसके बाद जो कैपिलरी ट्यूब होती है वेपर में चेंज करती थी, फिर उसके बाद रिसाइक्लिंग ऐसे ही होते रहता है गैस का, इसी वजह से कूलिंग करता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका ये जो आपका फ़िल्टर होता है फ़िल्टर चोक हो जाता है तो ये ठंडा पड़ने लगता है। अगर आपका रनिंग कंडीशन में उसमें क्या होता है, अगर आपका फ़िल्टर जो है चोक होगा तो ये नमी आने लगेगी, तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो है कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ। उससे पहले हम ये चेक करके दिखा दें आपको ओवरलोड। अब मैंने बोला था ओवरलोड आपको चेक करके दिखाना है। उस समय क्या है बहुत ज़्यादा हीट था, अब ये ठंडा हो गया। तो मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद जो है एक नोब यहाँ पे रखनी और एक इस साइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वजर का साउंड आ रहा है, मतलब अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो ओवरलोड है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा एम्पेयर से ज़्यादा लोड आया, इसी वजह से ये दिक्कत आई कि ओवरलोड जो है कट कर गया, क्योंकि कंप्रेसर की बैंडिंग जो है वो बिल्कुल ख़राब है। 4 एम्पेयर ले रहा है, 4 से ऊपर भी ले रहा है एम्पेयर, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ। इससे पहले हम आगे चलते हैं। तो इसका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र क्या हुआ, जैसे कि फ्रीज़र में होल हो गए। आप देखें यहाँ पे ये जो होल देख रहे हैं आप, एक होल यहाँ पर है और एक होल यहाँ पर है, मतलब छोटे छोटे होल, जैसे कि यहाँ पे आई जम जाती है। वो मैंने आपको बताया था कि इसका थर्मोस्टेट ख़राब था। ये वाला थर्मोस्टेट मैंने चेक कराया था कि वोल्टेज नीचे नहीं जा रहे थे, इसका थर्मोस्टेट ख़राब था। यहाँ पर ओवर आई जम रही थी, मतलब फ्रीजर में बहुत ज़्यादा आई जम रही थी। तो यहाँ चाकू वगैरह या फिर पेचकस वगैरह से आइस हटाई, तो ऐसा कभी नहीं करना है। इसी वजह से क्या हुआ, कंप्रेसर ख़राब हुआ। कंप्रेसर में क्या है कंटिन्यू चलाया, मतलब 2-3 दिन कंटिन्यू चलाया। जब ये ख़राब हो गया था उसके बाद सारी गैस निकल गई। उसके बाद जो है फ्रीज़र में आइस नहीं जम रही थी, बर्फ़ नहीं जम रही थी, ठंडा नहीं हो रहा था, फिर भी ये कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चलता रहा। इसी वजह से उसमें पानी गया, जितनी बर्फ़ थी वो यहाँ से सक किया फ्रीज़र ने और वो सब कंप्रेसर में चला गया। इस वजह से इसकी बेंडिंग जो है शॉर्ट हो गई, क्योंकि पानी चला गया उसमें, अंदर से बेंडिंग शॉर्ट हो गई। इसी वजह से 4 पॉइंट कुछ एम्पेयर ले रहा है। और कंप्रेसर जो ख़राब हुआ है यही रीज़न है कि कभी भी अगर आपका फ्रीज़र कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप उस समय ऑफ़ कर दें, जिससे कि आगे कोई नुकसान नहीं हो। उस समय अगर ऑफ़ हो जाता तो फ्रीज़र चेंज हो जाता, आपका कंडेंसर में ऑयल बहुत ज़्यादा होता, फ्लैश हो जाता, वरना वो भी रिप्लेस हो जाता, तो कम मतलब खर्चा आता। अब क्या है कंप्रेसर भी ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो कंप्रेसर का जो रीज़न है ख़राब होने का वो ये है कि इसमें चाकू लगा था, यहाँ से सारा बर्फ़ वहाँ चला गया। 3-4 दिन इन्होंने फ्रीज जो है कंटिन्यू ऑन रखा, तभी कंप्रेसर की बेंडिंग भी ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।